आज की कहानी हम लोग एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं आपको, जो किस्सों और कहानियों को हकीकत में बदल दी। एक ऐसे भारत देश के एकलौते प्रधानमंत्री की कहानी है, जिन्होंने ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने वाले थे या प्रधानमंत्री रह चुके थे, वो मौजूदा टाइम में प्रधानमंत्री थे और एक ही पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वालों ने उसी प्रधानमंत्री से रिश्वत मांग ली। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जो मौजूदा टाइम में प्रधानमंत्री हो, उससे पुलिस वाले लोग कैसे रिश्वत मांग सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दिल थाम कर लास्ट तक सुनिए और अपना कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिए। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं सुपरफास्ट स्टोरी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर सुनिए। बहुत से लोग ये कहानियाँ अपने दादा परदादा, अपने माता पिता से सुनते होंगे कि पुराने ज़माने में जैसे कोई राजा हो गए, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गए, पुराने कहानियों में जो जनता के बात जानने के लिए, जनता का दिल का बात जानने के लिए भेष बदल के जनता के बीच में जाते थे और जनता क्या कर रही है, मेरे बारे में जनता क्या सोच रही है। बहुत से आदमी लोग ऐसे करते थे। पहले के जो राजा हो गए, महाराजा हो गए, बहुत से राजा ऐसे हैं जो भेष बदल के आवाम के साथ सामने जाते थे और छोटी छोटी बातों को खुद पता लगाते थे, फिर आके फैसला करते थे। आज की भी कहानी एक ऐसी ही है जो रियल है मेरे भाई, और ये भारत देश के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो कहानी को सच कर दी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1979 की है, मतलब सेकेंड हाफ की है। 1989 बोले तो 1979 की है, मतलब जून की बात की है। उत्तर प्रदेश में एक इटावा जिला है। इटावा जिला में उधर थोड़ा चंबल का भी इलाका आता है, उधर थोड़ा चंबल का भी इलाका पड़ता है। और उसी इलाके में एक पुलिस स्टेशन आता है, जो इटावा में, उसी में एक पुलिस स्टेशन आता है जिसका नाम है उसराहार। उसराहार में क्या होता है, शाम का 6 बजा रहता है, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हुआ रहता है और अंधेरा होने वाला रहता है। पुलिस स्टेशन में भी आमतौर पे गांव जैसा माहौल रहता है, सब पुलिस वाले बाहर बैठे रहते हैं। कोई पुलिस वाला घर जाने को रहता है, दिन में ड्यूटी किए रहते हैं तो थक गया रहता है। कोई पुलिस वाला आके बैठे रहता है ज्वाइनिंग के लिए, मतलब नाइट ड्यूटी के लिए। अंधेरा होने को जाने को तैयार रहता है। दरोगा जी भी थाने में नहीं थे और जो दूसरा दरोगा थे छोटे वाले, वो थाने में थे। और यही सब गांव की बातें चल रही थी। पहले के ज़माना में आप लोग को मालूम होगा, मतलब पुलिस स्टेशन कैसे रहा होगा, कैसे रहता होगा। तभी सब पुलिस वाले बाहर बैठे थे, तभी देखते हैं अचानक एक बुजुर्ग 70 या 75 साल के पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं। पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं तो सब पुलिस वाले देखते हैं, भाई इतना अंधेरा, रात में अंधेरा होने वाला है, एक बुजुर्ग पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। तो पुलिस वाला लोग देखता है कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं और मिट्टी लगा हुआ है धोती में, कुर्ते में, पैर में भी चप्पल भी नहीं है। मतलब एक गरीब किसान मजदूर, वो लोग सोचते हैं चलो एक किसान मजदूर लाचार है। वो आते हैं और नंगे पैर पुलिस थाना में आके और वहाँ पे पुलिस वालों से बोलते हैं कि उसराहार जो पुलिस स्टेशन होता है कि मेरे को दरोगा साहब से मिलना है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि दरोगा साहब अभी नहीं है, बाहर गए हैं, क्या बात क्या है बताइए। तो बोलते हैं कि मेरे को रिपोर्ट लिखवाना है, तो आप दूसरे वाले जो दरोगा है, छोटे वाले जो भी बोलते हैं, उनसे रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तो पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है लिखवा देंगे, पहले आप बात बताइए, आखिर में बात क्या है। तो बुजुर्ग बोलते हैं कि मेरा जेब किसी ने काट लिया और मेरे जेब में कई 100 रुपए थे और मैं यहाँ पे आया था, इटावा आया था बैल लेने के लिए। तो पहले तो पुलिस वाले लोग को देख के अचंभा होता है कि उस टाइम में कई 100 रुपए भाई बहुत मायने रखता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। भाई सबूत भी या किसी को देख कर भी पुलिस वाले अंदाज़ा लगाते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि मेरा घर
मेरठ पड़ता है और मैं कुछ अपना ज़मीन बेच उच के मैं खेती बाड़ी करता हूँ। और मैं सुना हूँ कि इटावा में बैल वैल थोड़ा कम दाम के मिलते हैं, तो मैं इटावा लेने के लिए आया। लेकिन मैं इधर आया तो देखा मेरा जेब कटा हुआ है। जिस तरीके से जेब कटा हुआ है लग रहा है कोई ब्लेड मार दिया है, कोई पॉकेट मार पैसे ले लिए। तो आप लोग रिपोर्ट लिखिए, मेरा पैसा वापस दिलवाइए। अब पुलिस वाले लोग को भी यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं, तुमने पैसा उतना नहीं लाया होगा। उसका हुलिया देख के बोलते हैं पुलिस वाले, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पैसे लाए होगे तो तुम पी लिए होगे, शराब पी लिए होगे। अभी तुम घर जाने से डर रहे हो, इसलिए तुम कहानी बना रहे हो। तो बुजुर्ग बोलते हैं नहीं, आप मेरा जेब देख लीजिए, मैं पैसे लेकर आया था, मैं सच बोल रहा हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग रिपोर्ट नहीं लिख सकते, तुम पैसे नहीं लाए, तुम वैसे ही आए हो। इसका हुलिया देख के फिर बेचारे करते तो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर जो चार दीवारी रहती है वहाँ पे जाके बैठ गए। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाई, उस टाइम अंधेरा होने वाला था, मतलब अंधेरा हो चुका था, दिख नहीं रहा। फिर थानेदार साहब आए तो फिर वो बुजुर्ग आए, उनके भी सामने गिड़गिड़ाया, मेरा ऐसा ऐसा कहानी है, इतना पैसा लाया था, कई सौ रुपये, और किसी जेब कतरे ने मेरा जेब कटिंग कर दिया। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा कंप्लेन लिख लीजिए, मेरा जो भी रिपोर्ट है लिख लीजिए। थानेदार भी नहीं लिखते हैं। फिर वो बुजुर्ग आदमी किसान करते तो क्या करते, जाके फिर छिरदवाली के पास में बैठ जाते हैं। जब छिरदवाली के पास में बैठ जाते हैं, लगभग कुछ और टाइम बीत जाता है। फिर एक पुलिस वाला आता है, बेचारे को रहम आता है थोड़ा। पुलिस वाला आता है और बोलता है कि बाबा मैं तुम्हारा रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तो थोड़ा बुजुर्ग आदमी खुश होते हैं, थोड़ा चेहरे पर रौनक आता है, चलो कोई पुलिस वाला तो है जिसके दिल में रहम है। वो तो ये बोलता है मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगा बाबा, अंदर चलो, लेकिन कुछ खर्चा देना पड़ेगा। अब खर्चा का नाम सुनते हैं तो फिर से बुजुर्ग का मुंह से वैसे चला जाता है। वो बोलते हैं मैं तो खुद लुटा पुटा के सब इधर आया हूँ। फिर बोलता है वो पुलिस वाले, बाबा कई सौ रुपए की बात है ना, कई सौ रुपए गया है तो कुछ रुपए आप दे देंगे चाय पानी का, तो साहब लोग को भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा, तो आपका पैसे मिल जाएंगे। फिर बुजुर्ग बोलते हैं चलो कई सौ के रुपए के चक्कर में कुछ रुपए ही देना है। बात जाके बनती है 35 रुपए पे। उस जमाने में 35 रुपए में 35 रुपीज। पुलिस वाला अंदर जाता है और जाके सबको बताता है अपने सीनियर लोगों को, वहाँ बात बन गई है 35 रुपीज। वो आदमी बुजुर्ग देगा, हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे। फिर बाहर आके बोलता है बाबा आप अंदर आओ। बुजुर्ग आदमी अंदर आते हैं, 35 रुपीज में बात हो जाता है। रिपोर्ट में बोलते हैं कि मैं बैल खरीदने के लिए मैं गांव से इतने पैसे ज़मीन बेच के, चाहे जो भी पैसे लेके आए थे जेब कतरों ने काट लिया, ये मामला है, मैं इस पुलिस स्टेशन में आया हूँ। अभी गांव में अभी भी वो जमाना चलता है, अभी भी वो टाइम है कि कंप्लेन पूरा लिखने के बाद जो कंप्लेन लिखवाते हैं, जो रिपोर्ट लिखवाते हैं, उनका सिग्नेचर लगता है, मतलब दस्तखत लगता है या अंगूठा लगता है। तो उस टाइम पुलिस वाले जो लिख रहा था वो बुजुर्ग आदमी से बोला कि बाबा आप दस्तखत करेंगे या अंगूठा लगाएंगे। तो बुजुर्ग आदमी बोले कि मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं दस्तखत करूंगा। फिर वो आदमी पूरा जो रिपोर्ट लिख लिया रहता है, बुजुर्ग आदमी को देता है, अपने साइड में खींचते हैं और वहीं बाजू में पैड रखा रहता है, अब मोहर रखा रहता है, जो पुलिस स्टेशन में रखा रहता है लेडी। वो कलम भी लेते हैं और वो जो रिपोर्ट लिखा रहता है वो भी लेते हैं, अब पैड भी खींचते हैं। तो पुलिस वाले को भी समझ में नहीं आता, मैंने तो बस साइन करने के लिए, मतलब दस्तखत करने के लिए बोला हूँ, ये आदमी पैड और वो मोहर क्यों खींच रहे हैं। फिर पुलिस देख रहा है सब चीज। तो बुजुर्ग वहाँ पे दस्तखत करते हैं और अपना फटा कुर्ता जो मिट्टी लगा रहता है, मिट्टी में से एक जेब में हाथ डालते हैं और जेब में से एक छोटा सा मोहर निकालते हैं। पुलिस वाला सब देख रहा है कि ये आदमी जेब में से एक मोहर निकाल रहा है और वो पैड ओपन करते हैं, जो पुलिस स्टेशन का जो पैड रहता है, जो नील बोलते हैं रहता है कलर वाला, उस कलर में मारते हैं और जिधर ये दस्तखत की रहते हैं उसी दस्तखत के ऊपर एक ठप्पा मार देते हैं। पुलिस वाला जो रिपोर्ट लिख रहा है, कांस्टेबल सब चीज देख रहा है। फिर दस्तखत करने के बाद, ठप्पा मोहर मारने के बाद, फिर उसके बाद पुलिस वाले के सामने घुमा देते हैं। अब पुलिस वाला देखता है
तो पुलिस वाला का पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। कुछ टाइम के लिए तो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि नाम लिखा रहता है उस पे चौधरी चरण सिंह, और स्टैंप का जो मोहर लगा रहता है वो कोई आम स्टैंप, कोई आम मोहर नहीं लगा रहता है। वो स्टैंप लगा रहता है प्रधानमंत्री भारत सरकार जो मोहर लगा रहता है। अब क्या करना था, अब पुलिस वाला देखता है तो पुलिस वाले को पसीना छूटने लगता है। अब पुलिस वाला ये सोचता है कि जो मोहर लगा रहता है और जो सिग्नेचर देख के, जो दस्तखत देख के, ये तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हाँ भाई वो कोई और नहीं, उस टाइम के मौजूदा जो प्रधानमंत्री रहते हैं चौधरी चरण सिंह जी, वही उस पुलिस स्टेशन में गए रहते हैं उसराहा हार में। अब करना क्या था, पूरा पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। जो पुलिस वाले रहते हैं उस स्टेशन में उनका सबका हालत खराब हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हमारे पुलिस स्टेशन में। कुछ मिनटों पहले हम ही लोग उनसे रिश्वत के लिए और कंप्लेन रिपोर्ट नहीं लिखने के लिए उनको प्रॉब्लम कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, रिश्वत मांग रही थी, जिनको हम लोग लाचार मजदूर किसान समझ रहे थे, ये तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर निकले। अब करना क्या था, धीरे धीरे पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है, पूरे जिले में हड़कंप मच जाता है कुछ मिनटों में ही। फिर करना क्या था, जितने भी उस जिले के आला अधिकारी लोग थे, जितने भी पुलिस स्टेशन आजू बाजू में थे, सबके अधिकारी जल्दी जल्दी जितना हो सके पुलिस स्टेशन में आते हैं। चौधरी चरण सिंह जी वहीं पे बैठे रहते हैं। फिर सब लोग जब आ जाते हैं, सब लोग देखते हैं हाँ चौधरी चरण सिंह जी, फिर चौधरी चरण सिंह जी का काफिला भी वहाँ पे कुछ घंटों बाद काफिला भी आ जाता है। काफिला उनका फॉलो करता है लेकिन कुछ दूर रहता है, काफिला भी आ जाता है। अब काफिला आ जाता है तो चौधरी चरण सिंह जी उठते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले एक फरमान जारी करते हैं, और फरमान ये जारी करते हैं कि पूरे थाने को जो रहता है, क्या नाम रहता है, उसराहा हार जो पुलिस स्टेशन रहता है, पूरे पुलिस थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। बोल के जाते हैं कि पुलिस थाने को सस्पेंड कर दो। अब होना क्या था, पूरा पुलिस थाना सस्पेंड हो जाता है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि चौधरी चरण सिंह जी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, एक झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने क्यों आए रहते हैं, क्यों इसी थाना को चुनते हैं। फिर करना क्या था, अब बात यहाँ पे ये भी आ गई कि रिपोर्ट लिखवाने क्यों आए, आखिर में बात क्या है। तो जो चौधरी चरण सिंह जी थे, वो जो बैल का खरीदने का, जो जमीन बेचने का, जो मेरा घर मेरठ है, ऐसा क्यों बताए, तो आखिर में इनकी कहानी क्या थी। तो चलिए कहानी आगे का हम लोग बताते हैं। आप लोग को ये तो पता हो गया कि चौधरी चरण सिंह जी उस टाइम मौजूदा प्रधानमंत्री थे, ये नहीं थे कि बनने वाले थे भाई, उस टाइम प्रधानमंत्री वही थे, और पूरे थाने को सस्पेंड कर दिए। उसराहार जो पुलिस थाना था जो इटावा में पड़ता है। अब मेन चीज आता है कि चौधरी चरण सिंह भी जी यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, और भारत में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री अगर कोई स्टेट, कोई राज्य दिया है तो हमारा उत्तर प्रदेश दिया है। आई लव माई उत्तर प्रदेश, मेरा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है। अब बात आती है चौधरी चरण सिंह जी से, वो मेरठ से आते थे, उनका घर भी मेरठ से, किसी वहाँ का आजू बाजू कोई नाम नहीं मालूम, वहाँ से आते थे, मेरठ के रहने वाले थे, और वो जमीन से उठे हुए आदमी थे। मतलब ये नहीं थे किसी पॉलिटिशियन खानदान से थे, वो किसान नेता थे, किसानों के बीच में रह के राजनीति की और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और बापूजी के साथ में भी वो रहे। किसानों की समस्या को बहुत करीब से जानते थे। यार जो आदमी हमेशा किसानों लोग के बीच में रहा, किसान खुद रहा हो, तो परेशानी समझेगा ही ना, सब चीज़ समझते थे। वो इस देश में
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं एक बार, दूसरी बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इसी देश में, फिर इसी देश में होम मिनिस्टर भी रहे, और यूपी के मुख्यमंत्री भी यानी कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं। फिर बात 1979 की है, जब चौधरी चरण सिंह जी इस देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 5वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस टाइम। तो जब इस देश के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश रह चुके हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो जब गांव में आते थे तो गांव में सबके नाम से बुलाते थे, गांव के जैसे रहते थे। तो उनको मालूम है कि मेरे गांव में, मेरे आजू बाजू गांव में, उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो यार गांव के भी आदमी है जो यूपी का आदमी, तो उनको भी लगा चलो हमारे पास का कोई आदमी जाके प्रधानमंत्री बना है, अब कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो उनके पास बहुत से लेटर, बहुत से कंप्लेन, समस्या जाता था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस लोग ज़्यादा रिश्वत मांग रहे हैं, ज़्यादा ये मांग रहे हैं, कुछ झगड़ा, कुछ विवाद है तो अमीर आदमी तो कैसे भी निपटा लेगा, गरीब आदमी लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ज़मीन का। तो सब चीज़ देखते थे और बोलते थे कि ठीक है हम लोग अपने तरीके से सुलझाएंगे। बात एक दिन ऐसा आ गया, एक कंप्लेन किसान का उनके पास गया जो इटावा का उसराहा हार पुलिस स्टेशन का था, कि एक किसान उसमें गया था और शायद वो लोग पैसे मांग रहे थे, घूस मांग रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे। ये कंप्लेन चौधरी चरण सिंह जी के पास भी गया था, कुछ महीने हुए थे। फिर इत्तेफाक से चौधरी चरण सिंह जी का उत्तर प्रदेश दौरा पे, वो भी इटावा में, वो दौरा पे थे। अब उनको ये बात याद आ गई कि इटावा में उसराहार जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से मेरे को कंप्लेन आया था किसान का, ये लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। अब पूरे दिन जो भी फंक्शन था सब चीज़ हैंडल किए। शाम के टाइम 6 बजे के टाइम करीब वो अपने काफिला के साथ में जा रहे थे, तो बोले कि मेरे को सुनसान रास्ते पे किधर उतारो, तुम लोग साइड में जाओ। और एक किसान के कपड़ा लिए, खेतों में से मिट्टी लगाए, थोड़ा बाल उल बिखराए, और वो बात उनको याद थी कि क्या सच में ये जो पुलिस स्टेशन है ये लोग रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत मांगते हैं या आदमी लोग को परेशान करते हैं। वो चाहते तो किसी अधिकारी को बोल सकते थे, किसी भी डीसीपी, कमिश्नर, एसीपी को, किसी मंत्री को। यार आप लोग सोच सकते हैं, खुद यार प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं खुद जाके हैंडल करूंगा, चाहे कुछ अपने तरीके से करूंगा। लेकिन इत्तेफाक से वो वहाँ पे आ गए। अब यही बात जानने के लिए कि क्या सच में ये लोग पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, अपना सब चीज़ हुलिया चेंज करके, और बैल का, ज़मीन का, पैसे का जो भी चीज़ रचा गया उसी चीज़ में पुलिस स्टेशन गए। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद सच में ऐसा हुआ भी, वो पुलिस वाले लोग इनको भी नहीं छोड़ा, एक प्राइम मिनिस्टर से, भारत के प्रधानमंत्री से लोग भी घूस ले लिए। फिर होना क्या था, सब कोई सस्पेंड हो गया, पूरा थाना ही सस्पेंड हो गया। तो यार ये थी चौधरी चरण सिंह जी की कहानी। और भारत के एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनकी हम लोग कहानियाँ राजा महाराजों की मतलब कहानियों में सुनते हैं कि एक राजा भेष बदल के यहाँ पे गए, फिर जनता की बात सुने। लेकिन ऐसा एक हमारे प्रधानमंत्री भी हैं जिनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे ही महान लोग थे जिन लोगों को वैसे हम लोग की आज़ादी मिला है। और ये कहानी सुनाने का बस एक ही महत्व है मेरे भाई, कि इससे थोड़ा भी अगर किसी को प्रेरणा मिले मेरे भाई, तो कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करें। बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि कुछ पुरानी कहानियाँ, कुछ ऐतिहासिक बताया जाए, तो मैं भी इस कहानी को लेके आया हूँ। और ये कहानी मेरा नहीं है, ये है क्राइम तक में शम्स ताहिर, एपिसोड नंबर है 1052 है, 1052 है एपिसोड नंबर। उन्हीं का मैं कॉपी करके, उन्हीं का कहानी है जो मैं अपने तरीके से आप लोग के सामने बता रहा हूँ। तो वीडियो कहानी थोड़ा भी अच्छा लगे तो चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, कुछ भी कमेंट जरूर कीजिए। आप वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने किसी के भी साथ में शेयर कीजिए। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बाहर में जॉब भी करता हूँ, टाइम निकाल के वीडियो भी बनाता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो।
और हमारा मकसद किसी भी समुदाय, किसी भी क्या धर्म का भी ठेस पहुँचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना और लोगों का जो चीज़ देखना चाहते हैं, जिस चीज़ से खुशी मिलता है, मनोरंजन करना है, तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। थैंक यू।